स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। पार्ट 1 में एसिड के बारे में बताया था, एसिड से रिलेटिव बताया था। सेकंड पार्ट में बेस से रिलेटिव एंड थर्ड पार्ट में मैंने बताया था सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है या इंटेक्स जो पेजेस के आंसर क्वेश्चन है, उनको भी आज मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर इन सारी बातों को समझना है तो, अगर समझना है जानना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन होते हैं या पेज से रिलेटिव जो पेज में जो क्वेश्चन रहते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो इसको जरूर आपको देखना कंपलसरी होगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो दोस्तों जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ आज की क्लास में बताने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का एक ये कह सकते हो कि ये एक समरी टाइप के होगा, या जो भी आंसर क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे उनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किस देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन वहां पे आता है थ्योरी को समझाने का, तो वो भी मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप मेरे साथ हो, एक एक चीज बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अ सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, एक चीज और नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी बता दे रहा हूं। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखना, सॉल्यूशन टर्न लेट रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। कह रहा क्वेश्चन में कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कि रेड से क्या कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि अगर 7 से कम आए तो पीएच वैल्यू तो क्या होगा, एसिड होगा। और 7 से अगर ज्यादा आता है, 7 से पीएच वैल्यू अगर ज्यादा आता है, पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, तो वो बेस होता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो बेस होता है वो वही ही रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10। तो देखो दोस्तों यहां पे अब क्या, इसका आंसर समझना अच्छे से। क्या कह रहा कि बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू and acid turn blue litmus to red and the basic solution has a pH value more than 7 होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। since solution turn red litmus blue and its pH likely to be 10, मतलब 7 से more than, क्योंकि 7 से ये कम है, ये भी 7 से कम है दोस्तों, लेस देन 7 है, 7 से कम है, ये भी 7 से कम, लेकिन ये 7 से ज्यादा है, इसलिए वो pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी 10 होगी। चलिए नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ crushed egg shell to give a gas and the turn lime water in the milky, the solution contain, उसमें सॉल्यूशन में क्या कंटेन रहा होगा। तो देखो वो मिल्की हो गया, तो इन द सेंस उस सॉल्यूशन में क्या कंटेन रहा होगा, आपका HCl रहा होगा। क्योंकि देखो HCl क्या होता है, आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जो KCl है, LiCl है, NaCl, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ओके दोस्तों, और जो एग में क्या होता है, बेसिक होता है। जब एसिड बेस दोनों होते हैं तो वो मिल्की वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ml of solution of NaOH found in the completely neutralized in the 8 mm HCl solution, if we take 20 ml of same solution NaOH and the amount of HCl solution कितना रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा सा समझना इसको। देखो कह रहा क्वेश्चन कि अगर आपका 10 ml आप क्या ले रहे हो, NaOH ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर कितने 8 ml क्या ले रहे हो आप, HCl ले रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि अगर आप 20 ml आपको अगर सोल्यूशन NaOH के लिए कितने ml सोल्यूशन आपको HCl का लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो कितना लेना पड़ेगा, तो देखो एक चीज देख लो कि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या है। तो 10 अपान अगर 8 देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 अपान
5/4 आ जाएगा। तो 5/4 का रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ भी 5/4 का रेशियो करना है आपको। तो 5/4 का रेशियो कैसे करोगे? देखो 20 अपान यहाँ पर x लिख दो इक्वल टू 5/4 लिख दो। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हो आप तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 ml ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं ये इस तरह से थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कर लेना। देखो ऑप्शन आप देख के बता दोगे लेकिन कैसे आया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो फिर कैसे करोगे? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन टू यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो एंटाइसिड करते हैं। तो एंटाइसिड करते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एंटाइसिड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। द एंटाइसिड यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट the word equation and then balance equation the reaction taking place। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेनुल्स। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड जिंक तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कभी भी अगर देखो एसिड में बच्चों याद रखना एसिड में अगर आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो तो 100% क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिमूव होगी। ये बात को आपको नहीं भूलना। तो देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 प्लस जी की रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस बन जाती है, इवॉल्व होती है। सेकंड क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और प्लस क्या दिया हुआ है उसमें एल्युमिनियम पाउडर मिलाना, सॉरी क्या लिखा, हाँ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर Mg1 है, यहाँ भी Mg1 होगा लेकिन Cl2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 का बैलेंस कर लिया। देखो थोड़ा सा समझना अच्छे से, क्या कह रहा HCl की रिएक्शन आपको Mg के साथ करवाना है तो क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस बन जाएगा, लेकिन बैलेंस अभी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस। नेक्स्ट क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम पाउडर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 और एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे तो बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस बन जाएगा H2 गैस। तो अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं? नहीं बैलेंस दोस्तों। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे 3 का, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 का। अब यहाँ पे एक बार आप इसको चेक कर लेना, ये एक्वस बनेगा और ये गैस बनेगा, ये भी एक्वस है और यहाँ पर ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आयरन के साथ करवाना है तो क्या बन जाता है फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बन जाता है। तो आयरन बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखो कह रहा है कि आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको कराना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है HCl और उसके साथ रिएक्शन कराना Fe की, तो क्या बन जाता है फेरिक क्लोराइड बनता है। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3, ये होता है फेरिक क्लोराइड प्लस क्या बनता है H2 गैस बन जाता है। क्या बैलेंस है दोस्तों? नहीं है बैलेंस। क्यों नहीं है बैलेंस? यहाँ पे क्लोरीन 3 लेना है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी हो जाएगा 2 का, तो क्लोरीन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन हो गए इक्वल लेकिन हाइड्रोजन हो गए अभी ज्यादा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर होगा। इसका नाम क्या है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। दोस्तों एक चीज मैं और बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को, आप लोगों को। तो देखो एक होता है FeCl2 तो इसको बोलते हैं फेरस, नोट कर लेना फेरस, फेरस क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये होता है फेरस क्लोराइड। तो आई होप आपको इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो एक बार तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, दिल से लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है। लेकिन समझ में नहीं आया तो लाइक नहीं करना है, जब समझ में आए तब लाइक करना है। ठीक है, चलिए मैं इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो आप,
मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, घबराना नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी अपने पास टाइम है। एक बार पहले आराम से देखिए, उसके बाद खुद कीजिएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। देखिए कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, एक एल्कोहल कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, ग्लूकोज। तो हम यहाँ पर एक एल्कोहल देख लेते हैं, एल्कोहल अलग से लिख ले लेंगे, और दूसरा कह रहा है ग्लूकोज, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, कंटेन हाइड्रोजन, दोनों में क्या कंटेन होता है, हाइड्रोजन, दोनों में कंटेन होता है हाइड्रोजन, बट नॉट कैटेगराइज एज एसिड। दोनों एल्को क्योंकि देखो इसकी डिफिनेशन ही बताया गया था कि जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन कंटेन होता है, तो कोई जरूरी ये नहीं कि जिसमें एसिड होता है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है। यहाँ पे एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन कंटेन होता है, बट ये एसिड नहीं, कैटेगरी में नहीं आते। डिस्क्राइब द एक्टिविटी प्रूव दैट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू प्रूव हो जाएगा कि ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आते। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे दोगे बच्चों। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, टू नेल आर फिटेड ऑफ कॉर्क एंड द kept in the 10 ml ऑफ बीकर, 100 ml का बीकर ले लेंगे। बीकर दोस्तों कैसा होता है, ऐसा ले लिए, ये 100 ml का बीकर हमने ले लिया। और द नेल्स देन इन द कनेक्टेड इन द टू मटेरियल इन इतने बोल्ट बैटरी, दो नेल्स ऐसे डाल देंगे, एक इधर एक इधर, और इस बैटरी कितने बैटरी में कनेक्ट कर देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। कितने वोल्ट की बैटरी में, एक प्लस निगेटिव, तो 6 वोल्ट की बैटरी में इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थ्रो इन द बल्ब एंड स्विच and the dilute HCl in the dilute HCl poured in the beaker and current is switched on, और करंट के स्विच ऑन को कर देंगे। थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, HCl डायलूट HCl थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, द सेम एक्सपेरिमेंट दी परफॉर्म विद इन द ग्लूकोज सोल्यूशन एंड एल्कोहल के साथ करेंगे। सेम इसी तरह क्या करेंगे, ग्लूकोज और एल्कोहल। देखो जब HCl के साथ डालोगे तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन एल्कोहल और HCl के साथ, सॉरी एल्कोहल एंड ग्लूकोज के सोल्यूशन के साथ वो ग्लो नहीं करता, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये एसिडिक सोल्यूशन नहीं होंगे, ये एक तरह के दूसरे दूसरे सोल्यूशन होंगे, एसिड बेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें OH H तो है लेकिन एसिड कैटेगरी में नहीं आता। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, इट विल बी ऑब्जर्व दैट इन द बल्ब ग्लो इन HCl सोल्यूशन। क्या HCl सोल्यूशन में बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और डज नॉट ग्लो इन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड आप लिख सकते हो एल्कोहल सोल्यूशन, एल्कोहल सोल्यूशन। तो इन दोनों सोल्यूशन में क्या करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर इसमें कर रहा है तो जिसे HCl है तो HCl में एक आपका हो जाता है प्लस और एक होता है निगेटिव, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए ग्लो होने लगता है। अगर इसका देखो तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि एक सोल्यूशन यहाँ पे लिया, ये नेल्स लिया, ये दो नेल्स देख पा रहे हो, यहाँ पे डायलूट HCl डाल दिया, और यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है 6 वोल्ट की बैटरी लगाने पर। लेकिन यहाँ पे बल्ब नॉट ग्लोइंग, जब हमने क्या लिया, ग्लूकोज कंटेन सोल्यूशन लिया, ग्लूकोज या आप एल्कोहल ले सकते हो दोनों। तो इस तरह से ये यहाँ से आपको रिजल्ट समझ में आ गया कि देखो HCl डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस एंड Cl आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सोल्यूशन रिजल्टिंग द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। मैंने वही बताया कि अगर ये इसको यहाँ पे जो HCl होता है वो क्या हो जाता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस आयन, और Cl निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। अदर देन इन द ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट इन आयन, ये आयन के फॉर्म में, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, ब्रेक हो जाना, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंक्लूजन क्या निकला, for this activity it can conclude that in the acid all acid contain hydrogen, ये बात याद रखना, but not all compound containing hydrogen are acid। मतलब देखो एसिड में हाइड्रोजन कंटेन होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें अगर हाइड्रोजन कंटेन है तो वो एसिड ही होंगे। समझ में आ गया। देखो मतलब ये कह रहा है कि जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन कंटेन होते हैं, लेकिन सभी जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई द एल्कोहल ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। मतलब कि ग्लूकोज और हाइड्रोजन जो ग्लूकोज एंड एल्कोहल जो है वो
उसमें हाइड्रोजन कंटेंट है लेकिन वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आता। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन हो चुका है दोस्तों, और आई होप आपको ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेना, रिमाइंड करके फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आया कि व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर। डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है लेकिन रेन वाटर कंडक्टर होता है। थोड़ा सा मैं जनरली बता देता हूँ कि डिस्टिल वाटर प्योर होता है जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन जो रेन वाटर होता है वो जरूरी नहीं, वो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। जनरली वो एसिडिक फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं, तो अगर मिनरल्स होते हैं तो उसमें आयंस पाए जाते हैं, लेकिन प्योर वाटर में आयंस होते ही नहीं। ठीक है, देखिए डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म वाटर द डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। इसमें कोई आयनिक स्पीसीज नहीं होते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई आयनिक स्पीसीज है ही नहीं तो कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। रेन वाटर बीइंग इन द इम्प्योर फॉर्म वाटर होता कंटेनिंग मेनी आयनिक स्पीसीज सच एज एसिड, ज्यादातर एसिड ही होते हैं, देयरफॉर कंडक्ट इट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। मतलब डिस्टिल वाटर में जितने भी आयन होते हैं वो रिमूव करी जाते हैं, लेकिन जब आप रेन वाटर को देखोगे तो वहां से आते हुए बहुत डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मिल जाती हैं, नॉन मेटेलिक गैसेस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, एसिडिक मीडियम के होते हैं या एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना कि व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ दोस्तों, अगर आप ड्राई एसिड को लिटमस पेपर पे करते हो तो वो क्या करेगा, शो ही नहीं करेगा एसिडिक करेक्टर। क्यों नहीं करेगा कि अगर ड्राई एसिड है तो वो अपने आयन को क्या कर पाएगा, डिसोसिएट ही नहीं कर पाएगा, और जब डिसोसिएट नहीं करेगा तो करेक्टर शो नहीं करेगा। तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर। अब्सेंस ऑफ वाटर में वो शो नहीं करता बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म इन एसिड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। उसके जो आयंस होते हैं, एसिड के जो आयंस होते हैं वो कब डिसोसिएट होते हैं, जब वाटर में इन्वॉल्व करते हैं। तो वाटर में इन्वॉल्व करने के बाद वो H प्लस आयन को डिसोसिएट कर देता है, तभी तो वो क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। इट इज द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन दोस्तों बेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, OH एंड OH आयन क्या होता है, बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, OH निगेटिव आयन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं आपके। क्या क्या सॉल्यूशन है, एक ए है, बी है, सी है, डी एंड ई है। ये 5 सॉल्यूशन है। द टेस्ट इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर दे दिया गया। सो pH 4 1, एक का इसका 4 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है pH स्केल, और इसका आपका 11 आ रहा है, 11 7 9 द रिस्पेक्टिवली विच इन द सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ए नंबर का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर 4 कर रहा, 1 कर रहा, 7 कर रहा, कौन कैसा सॉल्यूशन होगा। देखिए अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कौन सा होगा, देखो यहाँ पे कह रहा है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, डी भैया। डी क्यों होगा, क्योंकि पीएच स्केल यहाँ पे क्या आ रही है, 7। अगर पीएच स्केल 7 आएगी तो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन, तो एल्कालाइन में देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे सी नंबर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पीएच स्केल आ रही, क्या किसकी आ रही, सी की। सी की कितनी आ रही पीएच स्केल, सी में आ रही पीएच स्केल आपकी 7, तो 7 होगा तो स्ट्रॉन्गली होगा। स्ट्रॉन्गली एसिड तो सबसे कम किस में आ रहा है दोस्तों, बी पार्ट में, तो बी क्या होगा पीएच स्केल में, बी पीएच स्केल कितनी आ रही, 1। अब यहां से याद रखना कि अगर 7 से पीएच स्केल अगर 7 से क्या आ रहा है, कम आ रहा, 7 से कम आ रहा है तो वो एसिड होगा, और 7 से अगर ज्यादा आ रहा है पीएच वैल्यू तो वो क्या होगा, बेस होगा, बेस। और 7 आ गया तो वो न्यूट्रल होगा। समझ में आ रहे हो, समझ पा रहे हो आप, इतनी बात आपको क्लियर है कि अगर पीएच वैल्यू 7 आएगा तो न्यूट्रल, 7 से कम लेस देन तो एसिड, 7 से ज्यादा तो बेस। वीक एसिड 7 के नियर अबाउट क्या आ रहा है, 7 के नियर अबाउट आपका 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा।
फिर बी एल्कालाइन, तो 11 के बाद 7 के बाद में क्या आता है 9, तो ई पॉइंट ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, ई सॉल्यूशन। तो अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर द आयनिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करोगे तो कैसे कर पाओगे आप? सबसे पहले आप किसको कर दोगे 11, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 9, उसके बाद आपका आ जाएगा 7 और 7 के बाद आएगा 4 और सबसे कम किसका है ये? तो ये देखो ये होगा यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर क्या होगा बेसिक और इधर क्या होगा एसिडिक। तो ध्यान देना इधर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इधर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आई होप्स आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं फिर समझते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। बिल्कुल ध्यान से देखना, दो टेस्ट ट्यूब है बच्चों। कितने टेस्ट ट्यूब है? दो, एक ये, मतलब एक ए है और दूसरा बी है। इक्वल लेंथ ले रहे हैं क्या? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू बी टेस्ट ट्यूब ए एंड वाइल एसिडिक एसिड ये, मतलब एक में क्या किया ऐड कर दिया मैंने HCl और दूसरे में क्या कर दिया मैंने CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। अब कह रहा है इज एडेड द टेस्ट ट्यूब बी इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फ्रीजिंग ऑकर मोर विगोसली एंड वाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा किसमें होगा, ज्यादा फास्टर किसमें होगा? तो फास्टर किसमें होगा बच्चों? सबसे पहले तो आप देखना कि ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है, दोनों एसिड होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग। बात बताइए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, ज्यादा तेजी से करेगा, और वीक कम करेगा। तो यही बताना है कि मोर कौन करेगा? ए वाला सोल्यूशन करेगा। देखिए द फ्रीजिंग विल ऑकर इन द स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड है। एंड दिस इज बिकॉज HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन इससे। देयरफॉर इन द प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा जल्दी से? ये करेगा। ठीक है, फास्टर स्पीड ड्यू टू इन द फ्रीजिंग ऑकर्स। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे इतनी बात को। ठीक है, तो फ्रेश मिल्क हैज पीएच इतना, फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है? 6। हाउ डू यू थिंक दैट पीएच विल बी चेंज एज टर्न इनटू कर्ड? देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है तो इसकी कैसे चेंज हो जाता है कर्ड का पीएच स्केल कैसे चेंज हो जाता है? देखिए आप समझना थोड़ी सी बात। द पीएच ऑफ द मिल्क का पीएच स्केल कितना होता है? 6। एज द चेंज टू कर्ड द पीएच विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज द कर्ड इन द एसिडिक नेचर। कर्ड क्या होता है? एक एसिडिक नेचर का होता है, and the acidic present in the decrease the pH scale, the acid present in it decrease the pH scale। पहले 6 रहता है, 6 से क्या हो जाता है? pH स्केल कम हो जाता है, लेस देन हो जाता है। 6 से क्या हो जाता है? लेस देन pH स्केल हो जाता है किसका? pH स्केल ऑफ कर्ड का क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अ मिल्कमैन। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों सब थ्योरी बता देते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बनते हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम का अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना दोस्तों। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो पेजेस से हो चाहे वो एक्सरसाइज से हो। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो जरूर इसको अच्छे से करें। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में जो पूरा एक ही पार्ट में सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, जो बेल आइकन की नोटिफिकेशन की बटन जो होती है तो उसको जरूर प्रेस करके रखना, जिससे कि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे चाहे मैथ से रिलेटिव हो चाहे साइंस से रिलेटिव हो या कोई नोटिफिकेशन भी होता है तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। A milk add very small amount of baking soda in the fresh milk। क्वेश्चन में कह रहा है एक मिल्क मैन है दूध वाला जो कि क्या ऐड कर रहा है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। क्या कर रहा? फ्रेश मिल्क में, टू फ्रेश मिल्क। अगर फ्रेश मिल्क में ऐड कर रहा है तो क्या होगा? तो देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डज ही शिफ्ट टू पीएच इन द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब 6 से क्या हो जाएगा? स्लाइटली एल्कलाइन में चेंज हो रहा है। दूसरा क्या करा? व्हाई डज दिस मिल्क टेक इन द लॉन्ग टाइम दिस सेट ऑफ द कर्व,
और क्या लॉन्ग टर्म के बाद वो सेट क्यों हो जाता है? देखिए, द मिल्क मैन शिफ्ट द pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline because in the alkaline condition the milk does not set as curd easily। ठीक, अगर वो स्लाइटली उसमें चेंज हो रहा है किसमें, एल्कालाइन में, तो वो इजीली कर्ड के फॉर्म में सेट नहीं होगा। दूसरा आंसर है आपका, सिंस द मिल्क इन द स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, तो मिल्क प्रोड्यूस टू शेड द कर्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एसिड प्रोड्यूस होता करता है वो क्या कर देता है, कर्ड को कर्ड के फॉर्म में शेड कर देता है, द न्यूट्रलाइज बाय द बेस एंड देयरफॉर इट टेक इन द लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट। इसलिए क्या हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम के बाद वो किस फॉर्म में सेट हो जाएगा, कर्ड के फॉर्म में सेट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्ट्रॉन्ग स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई एक्सप्लेन वाई। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसको कभी मॉइस्चर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, हार्ड मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलिए या पीओपी बोलिए, शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस द पाउडरी मास, पहले क्या होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडरी मास होता है, लेकिन ऑब्जर्व वाटर, अगर उसको मॉइस्चर मिल जाता है तो वो हार्ड सॉलिड बन जाता है, जिसको जिप्सम बोलते हैं। ये जिप्सम का फॉर्मूला है और ये आपका पीओपी का फॉर्मूला। अगर इसमें 1.5 वाटर अगर मिला देते हो तो क्या बन जाता है, हार्ड सॉलिड बन जाता है, जिसको जिप्सम बोलते हैं। इसलिए वाटर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही जिप्सम को पीओपी को रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं आपको, बहुत मजे की बात, अगर आप इसमें हीट कर दो तो फिर से वही बन जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब फिर से क्या बन जाता है, पीओपी। लेकिन इसके लिए आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एंड गिव 2 एग्जांपल। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्शन करता है ईच अदर, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। बस इतनी ही बात को आप पकड़ लो कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल, NaOH का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दूसरी रिएक्शन ड्यूरिंग इन द इंडाइजेशन, अब एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप बेकिंग सोडा मिला देते हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला देते हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। एक एंटी एसिड का काम करता है। जैसे देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में HCl आपके स्टोमक में होता है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, इसको करते हो तो MgCl2 और H2 बन जाता है। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन में कर देता है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब समझते हो, जिसको कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा, धावन सोडा। और बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊं कि कैसे प्रिपरेशन इसका होता है, सोडा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको देखो। तो 2 इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, ग्लास बनाने के, सोप बनाने के, या पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया हूं। अगर आपने देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिए, प्लेलिस्ट में दिया गया, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना अगर आपने देखा नहीं है तो। फिर इसका यूज कहाँ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए करते हैं। अगर वाटर में 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी एक परमानेंट, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर is the mixture of the baking soda and the mild acid is known as the tartaric acid. When react within the water, the release CO2 gas and the baking the bread and cake फुल्फी बन जाते हैं। ब्रेड एंड केक को फुल्फी करने के लिए इसका यूज करते हैं। सोडा जो बेकिंग सोडा होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। अभी तक तो दोस्तों मैं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन करवा रहा था, लेकिन आपका इंतजार था कि आप सर पेज वाले क्वेश्चन कैसे कब बताएंगे, तो बिल्कुल आपका इंतजार हो गया। खत जो पेज नंबर आपके एनसीईआरटी बुक का 18 नंबर का पेज का क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि यू हैव बीन प्रोवाइड इन द 3 टेस्ट ट्यूब। अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया जाए जिसका नाम है A, B and C, them containing the dilute water and 2 other containing the acidic solution and basic solution। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझना है कि 3 आपको ये दे दिया जाए और 3 में कह रहा है कि एक तो वाटर है, एक आपका क्या है, वाटर,
एक वाटर है और दूसरा क्या है, एसिड एंड बेस है। आप ये नहीं बता पा, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि आपका कौन सा है, और क्या कह दिया जाए आपको, एक लिटमस रेड लिटमस पेपर दे दिया जाए, बिल्कुल समझना। तो बताइए ये कौन कौन से एसिड है, कौन से बेस है। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार और बताऊंगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, सी। ठीक है, और आपको दे दिया गया रेड लिटमस पेपर, कौन सा दे दिया गया, रेड। अब इनमें आपको पता करना है कि वाटर कौन है, एसिड कौन है और बेस कौन है। बिल्कुल दोस्तों, तो देखो जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप रीड करके भी समझ सकते हो, लेकिन कंसेप्ट को समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करिए आप कि एक बात समझिए कि रेड लिटमस को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर दे, रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो 100% वो बेस रहा होगा। क्या रहा होगा, बेस। ठीक है, बेस। लेकिन अगर ब्लू से रेड में हो जाए, इसमें हो जाए, रेड में हो जाए, तो वो सॉल्यूशन क्या रहा होगा, वो एसिड रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको इसमें भी टच करूंगा, इसमें टच किया, इसमें टच किया, इसमें टच किया। सपोज दैट अगर ए वाला सोल्यूशन क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, इसने ये कन्वर्ट कर दिया ब्लू, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये वाला जो है ए सोल्यूशन आपका क्या होगा, क्या होगा, बेस होगा। अब ये कंफर्म होगा आपका कि ये होगा बेस। लेकिन अब कैसे पता चले कि ये एसिड है कि बेस है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस सोल्यूशन को हाफ इसमें और हाफ इसमें डाल देंगे। अगर इसमें हाफ डाला और इसमें भी हाफ डाल दिया, अगर ये वाटर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, अगर वाटर रहा होगा तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। लेकिन अगर ये एसिड रहा होगा तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब जब अगर इसको फिर से मैं डालता हूं इसी पेपर को, तो ये बेस जो है वो क्या कर दिया, रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में, ब्लू में। और ये इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। तो जब इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो सोल्यूशन होगा वो क्या रहा होगा, 100% वाटर। मतलब ये ये हो गया आपका वाटर, मैं एक एग्जप्शन लिया था तो ये वाटर होगा। और ये वाला जब कोई चेंजेस नहीं किया तो 100% ये क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, एसिडिक सोल्यूशन। आई होप्स आप इतनी बात को समझ चुके होंगे कि जब भी आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, 3 सोल्यूशन दे दिया जाए टेस्ट ट्यूब में और एक पेपर दे दिया जाए, तो पहले आप तीनों में डाल के देखेंगे, एक कलर चेंज करेगा, 2 कलर चेंज नहीं करेंगे। जो कलर चेंज कर देगा उसके रिस्पेक्ट में आप उसको समझ लोगे कि एसिड है कि बेस है। फिर उसी को आप दोनों अलग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। जो वाटर के फॉर्म में हुआ था वो 100% क्या होगा, वो उसके अपोजिट रहा होगा। अगर बेस डाला था आपने तो एसिड रहा होगा, एसिड डाला होगा तो बेस डाला होगा। कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको आ जाए, बनना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पहले भी बता चुका हूं लेकिन एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज है कि पेज नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा उनको समझा पाऊं। मेरी जितना भी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा का पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको छोटी छोटी बातें भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि हमने जो प्रयास किया है वो सही जा रहा है। ठीक है, और इससे भी अच्छा मैं और भी करने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि आपके एग्जाम जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो बेहतरीन बेहतरीन तरीके से हो सके। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको भी बताने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं उसको ब्रास और कॉपर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह समझना, ये दोनों मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। और जो कर्ड होता है एंड सोर सब्सटेंस होता है, इनमें क्या होता है? एसिड। तो एसिड और अगर मेटल दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस किसी भी सब्सटेंस को स्पॉइल करा देता है, यानी कि उसको फुला देता है और खराब कर देता है। तो कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड, इनमें दोनों में क्या होता है? एसिड कंटेन होता है। देयरफॉर व्हेन दे आर कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, द मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट एंड देयर
देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड, वो फूड क्या हो जाएगा, स्पॉइलिंग हो जाएगा, जो कि हार्मफुल होता है। मेटल एंड एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जिंक होगा और यहाँ पे क्या होगा H2SO4, और यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉपर के साथ में बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए वो एसिड है तो H2SO4 की रिएक्शन अगर आप कॉपर के साथ करा देते हो तो क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या कर देता है, किसी भी सब्सटेंस को स्पॉइल कर देता है। ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। विच गैस यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, अगर एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, अभी दोस्तों बताया हूं हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, द इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, कैसे पता चलेगा कि ये गैस है। तो देखिए एक कैंडल लीजिए और कैंडल में अगर आप कैंडल को के पास इसको करते हो तो एक पॉप साउंड की आवाज निकलेगी। ठीक है, देखिए ये एक स्टैंड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में है, यहाँ से आ रही है ये, और यहाँ वाटर के थ्रू निकलती है, सॉफ्ट सोल्यूशन यहाँ पे डाल देते हैं, और जैसे ये गैस निकलती है यहाँ पे कैंडल देखोगे तो बर्निंग, आप कैंडल ले जाओगे तो ये पॉप साउंड करेगा। कैसा करेगा, पट 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 चट चट ऐसे साउंड करेगा। कैसे करेगा, पट पट चट 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 की साउंड करेगा। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है। ओके, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और जिंक मेटल डाल देते हैं। तो जिंक प्लस अगर H2SO4 की रिएक्शन करवाते हो तो बन जाता है आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस H2 गैस निकलती है, और H2 गैस यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे जाती है, जैसे इस पे जाएगी पटपट की साउंड करेगा। ओके, ये देखो एग्जांपल उसी तरह है, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, अनसेक इट, उसको हिला के मिला देते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस इनटू द सॉफ्ट सॉल्यूशन में करते हैं, द बबल्स ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। ठीक है, दीज सॉफ्ट बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस रहती है, और ये रिएक्शन है जो मैंने बता चुका हूं, और यहाँ से क्या करेगा, कौन सी साउंड करेगा, पॉप साउंड करेगा। ठीक है, व्हेन कैंडल इट नियर इन द सॉफ्ट बबल्स, अगर कैंडल को उसके सॉफ्ट बबल के पास ले जाते हो तो पॉप साउंड की आवाज करेगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अभी रुकने वाला नहीं हूं मैं, पूरा का पूरा करा के जाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटल ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मेटल है आपका ए जो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस इफरवेंस द गैस इवॉल्व इन द एक्सटिंग्विश, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके लिए गैस करती है बर्निंग कैंडल। द राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन की करना है, कंपाउंड फॉर्म इन द कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे CO2 गैस यूज करती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, और H2O बनेगा। तो वो कंपाउंड ए कंपाउंड कौन रहा होगा, तो देखो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस CO2 का यूज कहाँ करते हैं, एक्सटिंग्विश में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देना गैसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन, और ये बैलेंस भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर आपका 25। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बोल दिया कि आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और आज आपको सीख के जाना है। ठीक है, तो देखिए वाई डू HCl and HNO3 so acidic character in aqueous solution, and while solution in the compound like alcohol and glucose do not show in the acidic character। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों क्या करते हैं, एसिडिक शो करते हैं, बट ये दोनों एसिडिक शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं पाए जाते। अगर देखो इन दोनों को करोगे तो आयनाइज हो जाते हैं, जैसे देखो HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व कराते हो तो H+ और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आप HNO3 को वाटर को कराते हो तो वाटर भी इस तरह से हो जाता है, इस फॉर्म में आयनाइज हो जाता है। इसी तरह अगर आप HNO3 को भी कराते हो तो HNO3 भी इसी तरह से करता है। तो देखो डिसोसिएशन ऑफ HCl या HNO3 टू फॉर्म इन द हाइड्रोजन आयन ऑलवेज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में, द हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विथ H2n द क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। रिएक्शन ये अल्थो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कंटेन होता है, लेकिन दीज कैन नॉट डिसोसिएट विथ वाटर, ये वाटर के साथ डिसोसिएट नहीं होता,
from hydrogen ion, hence they do not show in the acidic character। बस आपको इतना ही रीजन देना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस 25 पेज का। Why does an aqueous solution of an acidic conduct electricity? Aqueous solution में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? अरे दोस्तों अभी भी मैंने बताया कि अगर HCl है, HCl को अगर वाटर के साथ आप डिसॉल्व करा देते हो तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? H आयन के फॉर्म में हो जाता है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। तो एसिड डिसोसिएट इन aqueous solution to form ion and these are neither responsible for in the conduct of electricity। और यही आयन क्या किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। Why does HCl gas not change in the color of dry litmus paper? तो ड्राई लिटमस पेपर का जो HCl होता है कलर क्यों चेंज नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो पाता और आयनाइज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं करेगा। तो कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन एंड द ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H प्लस आयन। ड्राई आयन होगा, अगर ड्राई HCl होगा तो उसमें HCl नहीं होगा, लेकिन अगर इसको वाटर के साथ आप डिसॉल्व करा दो तो H प्लस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जब H प्लस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिटमस पेपर को चेंज कर देगा। The only in the aqueous solution that in the acidic dissociate give ions and since this case neither HCl is in the aqueous form nor litmus paper is wet, therefore color of the litmus paper does not is change। अगर मान लीजिए कि वो अगर ऐसा नहीं होता है तो कलर पेपर को चेंज नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाइल डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कभी ऐसा करते भी है तो बिल्कुल ध्यान से रखना इस चीज को। अगर लैब वगैरह में आपको ऐसा दिया जाता है कि वाटर में एसिड डालें या एसिड में वाटर डालें तो क्या किस में क्या डालना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why is it recommended that in the acid should be added to be water not water to be acid? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वाटर में एसिड को नहीं डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? एडेड टू बी एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब एसिड को किस में डालना चाहिए? वाटर में डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एसिड में वाटर को डालो, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। किसको डालना चाहिए? एसिड को वाटर में डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि H प्लस जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एसिड में ज्यादा होता है, अगर आप वाटर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरह आ जाएगा और आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है। The process of dissolving in the acid and base in water in the highly exothermal one, मतलब उसमें हीट ज्यादा निकलती है, ठीक है। And the care the must be taken while the mixing of the concentration nitric acid and sulfuric acid with water. The acid must always in the added slowly to water with constant stirring, धीरे धीरे मिलाता चलना चाहिए। And the if water added to be concentration acid, the heat generated may be case in the mixture of the फ्लैश आउट। क्या हो जाएगा? इससे अगर हम मिक्स करते हो वाटर एसिड या बेस में वाटर डालते हो तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैश आउट हो जाएगा और ये आपके ऊपर भी आ सकता है। द ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक, और ग्लास कंटेनर ब्रेक भी हो सकता है। और एक्सक्लूसिव क्या हो सकती है? एक्सक्लूसिव लोकल हीटिंग, और आसपास हीट भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखना, एसिड में वाटर मिलाना है, वाटर में एसिड नहीं मिलाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है how to concentration of hydronium ion the affected when in the solution of acid diluted। When an acid diluted, the concentration of hydronium ion in the per unit volume decrease, this means that the strength of acidic decrease। इससे क्या हो जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। How is the concentration of hydronium ion same affected the excess of the base dissolved in the solution of sodium hydroxide। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है आपका, ये क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसा, द वुड बी इंक्रीज व्हेन इन द एक्सेस बेस इन द डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 28। जी हाँ दोस्तों, रुकने वाला नहीं हूँ, आज पूरा ही करा के जाऊंगा, भले ही कितना भी लंबा वीडियो क्यों ना बन जाए। अरे दोस्तों, आप तो इतना जानते हो कि अगर कुछ सीखना है तो थोड़ा सा बड़ा तो वीडियो बनेगा ही बनेगा। एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन को डाल रहा हूँ तो थोड़ा तो लंबा वीडियो बनेगा, कोई बात नहीं, एक बार सीखेंगे, अगली बार उसको जल्दी से हम रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपको यू हैव टू सोल्यूशन, अगर दो सोल्यूशन दे दिया जाए ए एंड बी सोल्यूशन दे दिया जाए, पीएच ए का दिया गया 6 और दूसरे का पीएच वैल्यू दिया गया 8, द विच ऑफ सोल्यूशन मोर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, किस में ज्यादा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होंगे? तो भैया ए में ज्यादा होगा, क्योंकि ए ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। विच ऑफ दिस इन द एसिडिक
एंड द वन ऑफ द बेसिक। तो ये होगा आपका बेसिक और ये होगा एसिडिक। ठीक है, अब देखो द पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट इन द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 7 से आ रही है और पीएच वैल्यू ग्रेटर, तो यहाँ पे अगर लेस देन 7 आ रही तो एसिड होगा और ग्रेटर देन 7 से आ रही पीएच वैल्यू तो बेसिक होगा। बस देयरफॉर द सॉल्यूशन पीएच इज 6 इन द एसिडिक सॉल्यूशन हैज इन द मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 8 विच इज द बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच एक्वस हैव ऑन इन द नेचर इन द सॉल्यूशन। कैसा नेचर सॉल्यूशन होगा, the concentration of H plus aqueous can have in the very effect in the nature of solution with in the increase the H concentration the solution become in the more acidic। अगर H plus का concentration बढ़ता है तो more acidic होगा, कम होता है तो basic solution होगा। the decrease concentration the case increase in the basicity। अगर H plus का concentration increase होता है तो बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा और वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस एक्वस, इफ S देन Y इज द बेसिक। क्या कह रहा, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस एक्वस आयन, इफ S देन Y आर दिस बेसिक। ये बेसिक क्यों होगा, S द बेसिक सॉल्यूशन इज आल्सो H प्लस आयन बेसिक में भी होते हैं, हाउ वेयर देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेस, लेकिन उसमें जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एसिड, कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, मतलब कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू OH आयन से, वो बेसिक होता है, मेक इन द सॉल्यूशन इज बेसिक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर would treat the soil is the field with quicklime। quicklime मतलब होता है CaO, calcium oxide in the slack lime, the CaOH का whole twice and the chalk calcium carbonate, chalk बोलते हैं तो CaCO3। तो if soil in the acidic the improper in the cultivation, अगर क्या होगा कि अगर एसिडिक होगा तो जो कल्टीवेशन के लिए आप करते हो वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाएगा। देन द इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ इन द सॉइल, क्योंकि उसमें बेसिसिटी सॉइल में ज्यादा हो जाती है। दी फार्मर वुड बी ट्रीट इन द सॉइल एंड द क्विकलाइम एंड सेक्लाइम एंड चाल्क, उसमें क्या मिला देते हैं, इसके साथ उसको कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ आज तो पूरा करा के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, वही ब्लीचिंग पाउडर जो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में करवाया था, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द नेम ऑफ सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट इन द क्लोरीन यील्ड इन द ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि ब्लीचिंग पाउडर के काम में आता है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप Cl2 के फॉर्म Cl2 से रिएक्शन करवाते हो तो बन जाता है CaOCl2 गैस बन जाती है, और प्लस क्या बनेगा आपका H2O बन जाएगा। ये ब्लीचिंग होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कह रहा है नेम दी सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड का नाम बताना जिसको सॉफ्टनिंग ऑफ हार्डनेस में काम करते हैं, मतलब कि जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा। वो कंपाउंड कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड डेका हाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम सोडियम एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एंड डेका हाइड्रेट इसका नाम होता है। ठीक है, केमिकल नेम होता है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 इज हीटेड। अगर इसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है, सोडा ऐश बनता है। क्या बनता है, सोडा ऐश, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश प्लस वाटर एंड CO2 आउट हो जाता है। when solution of sodium hydrogen carbonate is heated, sodium carbonate and water is formed within the evolved carbon dioxide gas। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, एंड आई होप शायद ये लास्ट ही होगा आपका। कह रहा कि राइट एन इक्वेशन टू शो इन द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है, जिप्सम। और जिप्सम जो होता है हार्ड मास होता है। कैसा होता है, हार्ड मास का होता है।
ठीक है। आई होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी हो जाता है इन। तो दोस्तों ये जो आपका चल रहा था सीरीज एसिड बेस का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये जो मैं चैप्टर आपको करवा रहा था, पहले मैंने इसको डिस्क्राइब किया अच्छे से एक एक करके, पहले एसिड फिर बेस फिर सॉल्ट, और फिर मैंने लास्ट में ये करवा दिया आपको एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। तो आई होप्स ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से हो गया होगा। तो एक बार अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा अगर कोई भी चीज में आपको डाउट होगा। आई होप्स मैं तो इतना कोशिश किया हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, बोर्ड एग्जाम पैटर्न से हो, चाहे आपके नॉलेज बेस से हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे आप, सभी के लिए प्रॉपर तरीके से मैंने एक एक चीजें बताई है। जो एनसीईआरटी से कुछ रिलेटिव भी क्वेश्चन है अदर एक्स्ट्रा, उसको भी मैंने करवा दिया। और सबसे बड़ी बात है, आपको अगर इसको डीप नॉलेज चाहिए तो पीडीएफ नोट्स हमारे वीडियो में डाली हुई है, तो उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, मिलेंगे बहुत जल्द। उसका भी वीडियो मैं रेडी कर रहा हूं, बहुत जल्द उसको डालने वाला हूं। पीरियोडिक टेबल से रिलेटिव क्वेश्चन बनाऊंगा या कार्बन कंपाउंड से, दोनों में से एक को बहुत जल्द बना के मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहां तक वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।